नमस्कार, स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं जनवरी के पहले 5 दिनों का जनरल नॉलेज लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, K9 वज्र क्या है? यह एक छोटी तोप है जो लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाई गई है और इसमें दक्षिणी कोरियाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लुइज इसियो लुला दा सिल्वा कौन है? लुइज इसियो लुला दा सिल्वा दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे बोल्सोनारो के स्थान पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसी दौरान 2006 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 44 में किया गया है। यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। यह भारत के लिए प्रस्तावित एक विधिक ढांचा है जो देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का क्यों न हो, समान कानून के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। चूँकि आज़ादी के बाद भारतीय संसद ने हिंदू व्यक्तिगत कानून 1956 पारित किया, जिसमें हिंदू के अलावा सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी शामिल हैं। इनके लिए कानून बन गए हैं और ये कानून 4 भागों में बंटा हुआ है। नंबर 1, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू संरक्षण अधिनियम 1956, भरण पोषण अधिनियम 1956। लेकिन देश में निवास करने वाले मुसलमानों के लिए 1937 का शरीयत जो कानून है वो अभी भी विद्यमान है। परिणाम स्वरूप सबके लिए समान संहिता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए बार बार मांग उठ रही है कि सिविल संहिता है उसको लागू की जाए, यानी यूसीसी को लागू किया जाए। ध्यान रहे, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है, याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इसी में कुछ नोट है, यानी जो महत्वपूर्ण घटक है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 कहता है कि कोई भी नागरिक जो भारतीय है, वह चाहे किसी भी धर्म का हो, नागरिक विवाह की अनुमति दी गई है। यह किसी भी भारतीय व्यक्ति के धार्मिक रीति रिवाज के बाहर विवाह करने की अनुमति देता है, यानी वो किसी भी धर्म में शादी कर सकता है। सिविल यूसीसी के नियम को लागू नहीं होने के पीछे एक केस जो काफ़ी चर्चित में रहता है, शहबानो केस, जिसमें भरण पोषण का दावा किया गया था, जो अपने पति से तलाक के बाद में बच्चों के भरण पोषण की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कानून का हवाला देते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 जो पत्नियों, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण के संबंध में व्यक्तियों को लागू होता है, साहिबानों के पक्ष में यह निर्णय दिया गया था। परिणाम स्वरूप यह केस इस विषय में सिविल नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता के विषय में चर्चित रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SAIME सेम योजना क्या है? यानी सतत झींगा पालन हेतु समुदाय आधारित पहल है जो 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सुंदरवन के अंदर, सुंदरवन जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है जो भारत के बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित है, के विकास हेतु शुरू की गई थी। इसमें मैंग्रोव के पुनरुद्धार के लिए काम किया गया है। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा के अंदर स्थित है। विश्व का यह सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र एक अत्यंत विशिष्ट परिवेश है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमि व समुद्र के बीच में पाया जाता है। सुंदरवन का जो क्षेत्र है वह विभिन्न जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करता है और जैव विविधता का संरक्षण करता है। क्योंकि इस क्षेत्र में लवणीय जल के मगर पाए जाते हैं, वाटर मॉनिटर लिजार्ड पाई जाती है, गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, ओलिव रिडले कच्छों के जो दुर्लभ प्रजाति हैं वो यहाँ पाई जाती है। परिणाम स्वरूप सुंदरवन का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का 40% हिस्सा तो भारत में है और शेष जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में स्थित है। इस क्षेत्र को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची के स्थल में शामिल किया है। किसको? सुंदरवन के डेल्टा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और इसके साथ साथ रामसर कन्वेंशन जो ईरान के तहत एक संधि है जो वेटलैंड के लिए है, बनाई गई है, यानी आर्द्र भूमि के लिए, इसने भी आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित की है। अर्थात सुंदरवन का जो डेल्टा क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है वो है DRDO से संबंधित। DRDO भारत सरकार का विकास जो अनुसंधान और विकास संगठन है जो रक्षा क्षेत्र के लिए काम करता है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है और 1 जनवरी 1958 को इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेना बल है, यानी आर्मी के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त
हथियारों का, टैंकों का निर्माण करना, मिसाइलें बनाना आदि इसका प्रमुख कार्य है। अगला जो चर्चित क्वेश्चन है वो है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग क्या है? स्पीयर फिशिंग विशेष व्यक्ति या समूह को इंटरनेट के द्वारा ईमेल भेजकर धोखाधड़ी करने का एक प्रयास है या धोखाधड़ी करने का एक तरीका है। विशेष रूप से ईमेल भेजकर जो ऐसे व्यक्ति से प्रतीत होता है जैसे वह कोई जानता हो, यानी आपके मोबाइल पर एक मेल आएगी और इस मेल के माध्यम से सूचना चुराने की कोशिश होगी, उसी को हम स्पीयर फिशिंग कहते हैं। यह चर्चा में क्यों रही? क्योंकि भारत G20 शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन 2023 में करने जा रहा है, यानी G20 के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत को सौंपी गई है। इसी के दौरान स्पीयर फिशिंग होने की जो सूचना है वो मिली है और कहा जा रहा है कि इसके मेज़बानों के ऊपर स्पीयर फिशिंग की जा सकती है। CERT इन यानी भारत की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी है, जिसके माध्यम से हम स्पीयर फिशिंग को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पीयर फिशिंग के निशाने पर G20 सम्मेलन से जुड़े हुए जो व्यक्ति और संगठन के प्रमुख हैं वो इसके अंदर शामिल है। CERT एक टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, यानी साइबर सुरक्षा एजेंसी है जो ऐसे स्पीयर से बचाने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन है भीमा कोरेगांव युद्ध की वर्षगांठ के रूप में। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के नागपुर में है। यहाँ यह युद्ध 1818 में लड़ा गया था जो पेशवा सेना के खिलाफ था। इस युद्ध में ब्रिटिश के अलावा महार जाति के लोगों ने भाग लिया था, जिनकी कुल संख्या मात्र 834 थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और महार जाति के योद्धाओं ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 की मजबूत सेना को हरा दिया था और पेशवा के वर्चस्व को खत्म कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है जिसको हम जय स्तंभ कहते हैं और महार जाति के लोग ब्राह्मणों पर या हम ये कहें कि महाराष्ट्र के मराठों पर अपने विजय के रूप में एक इस पर वर्षगांठ मनाते हैं या उत्सव मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रोएशिया जो यूरोपियन यूनियन का संघ का या यूरोपीय संघ का सदस्य बनने वाला 27वां देश बन गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 27वां देश कौन सा है? तो क्रोएशिया यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 27वां देश है। अगला क्वेश्चन है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदिक रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, यानी स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? स्मार्ट कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के अधीन काम करता है। स्मार्ट कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के अधीन काम करेगा। यह आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु प्रयास कर रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो 3 जनवरी को नागपुर से शुरू होती है और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय रखा गया है अब की बार वो विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है। आपको ध्यान में रखना है अभी 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। कब हुआ है? 3 जनवरी को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नागपुर के अंदर हुआ है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन भारतीय वैज्ञानिकों की एक शीर्ष संस्था है। इसका पहला आयोजन 1914 के अंदर किया गया था और तब से प्रतिवर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे एक मंथु पद्मनाभन, यह एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक है। इनका जन्म 2 जनवरी 1878 में केरल में होता है। वह दक्षिण पश्चिमी केरल राज्य की समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी है। वेकोंग का जो आंदोलन हुआ, गुरुवायूर का आंदोलन हुआ, मिंदर में प्रवेश के लिए जो दलितों का संघर्ष है, सत्याग्रह है और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में मंथु पद्मनाभन ने भाग लिया है। वह नायर समुदाय का समाज सुधारक है और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। इन्हें प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है, इसलिए पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वह संविधान का उद्घाटन। हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को राजस्थान आती हैं। यह जयपुर में संविधान के उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन करती है और यहाँ पर महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण भी करती है। चूँकि संविधान पार्क है, उसके अंदर संविधान निर्माण में योगदान देने वाले जो विभूतियाँ हैं उनकी प्रतिमा बनाई गई है। यह प्रतिमा या ऐसा पार्क बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही श्रीमती मुर्मू ने वर्चुअल रूप से
सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का भी उद्घाटन किया है। और इसी के साथ साथ 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जो बीकानेर में लगाई जाएगी उसकी भी आधारशिला श्रीमती मुर्मू ने रखी। अगला प्रश्न साड़ी महोत्सव यानी विरासत है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और उसमें सिर्फ उन राज्यों की साड़ियों के नाम हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश की है और काफ़ी प्रसिद्ध साड़ी है। महाराष्ट्र की जो प्रसिद्ध साड़ी है उसको पैठनी कहते हैं। तमिलनाडु की प्रसिद्ध साड़ी को कांजीवरम कहा जाता है। केरल की प्रसिद्ध साड़ी को कसू कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जामदानी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। गुजरात की बंधनी, असम की मुगा, फुलकारी पंजाब की साड़ी है जो प्रसिद्ध है। इसके अलावा कलमकारी राजस्थान की साड़ी प्रसिद्ध है। याद रखना, कलमकारी साड़ी है, एक साड़ी की किस्म है और राजस्थान की है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो फ्रांसीसी लुई ब्रेल की जयंती जिसको हम ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं 4 जनवरी को, उन्होंने एक ऐसी ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है जिसको नेत्रहीन आराम से स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। यानी ये डॉट डॉट आधार पर बनाई गई एक पुस्तक है जिस लिपि को जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। ब्लैक राइनो को बचाने के लिए इस बॉन्ड की स्थापना की गई है। विश्व बैंक यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने इस बॉन्ड को मंजूरी दे दी है। इसका प्रयास दक्षिण अफ्रीका पहले से कर रहा है ताकि वन्य जीव को संरक्षण के लिए फंड जुटाया जा सके। इस बॉन्ड को यानी वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाएगा, जिसके तहत 150 मिलियन रुपए जुटाए जाएंगे ताकि सतत विकास के लिए, या फिर हम ये कहें कि ब्लैक राइनो की जो प्रजाति है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जा सके। अगर इनकी आबादी बढ़ती है तो बॉन्ड खरीदने वाले को 3.7 से 9.2% तक रिटर्न भी दिया जाएगा। अगर संख्या नहीं बढ़ती है तो कोई रिटर्न का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी भुगतान जीरो किया जाएगा। तो ब्लैक राइनो है कहाँ पर? यह ब्लैक राइनो अफ्रीका महाद्वीप के केनिया, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे सहित पूरे दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्योंकि ब्लैक राइनो IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है, इसलिए ब्लैक राइनो को बचाना है वो बहुत ही जरूरी है। अगला महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो एक विदुषी, महान स्त्री और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती से संबंधित है, जिनका जन्म 1831 में होता है। 1897 में उनकी मृत्यु हो जाती है। महिला शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 19वीं सदी में समाज सुधारक के रूप में काम किया है। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी है और उन्होंने 1848 में पुणे में बालिकाओं, शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए एक विद्यालय की स्थापना है वो सावित्रीबाई के द्वारा की जाती है। और अपने घर पे ही उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह यानी शिशु हत्या की रोकथाम हेतु सावित्रीबाई फुले प्रयास करती है। और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के विषय में जागरूकता लाने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना करती है। किसके द्वारा? सावित्रीबाई फुले के द्वारा। फुले ने अपने जीवन में 2 प्रकाशन यानी 2 किताबें भी लिखी है, जिसमें पहली किताब 1854 में काव्या फुले है और 1892 में दूसरी है 52 काशी सुबोध रत्नाकर का प्रकाशन करती है। 1873 में वो ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किए गए सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है उसके लिए भी कार्य करती है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है रानी वेलु नचियार। रानी वेलु नचियार तमिलनाडु की एक योद्धा या हम ये कहें कि एक महारानी हुई है। उनका जन्म 1730 में होता है और मृत्यु 1796 में होती है। वो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और इसके साथ साथ आरकोट के नवाब से है वो युद्ध लड़ती है, इसलिए प्रसिद्ध हुई है। तमिल लोग इन्हें वीरम गयु नाम से जानते हैं। रामनाथपुरम के रामानंद साम्राज्य की वह राजकुमारी है और वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है क्योंकि उन्हें फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू जैसी कई भाषाओं का नॉलेज है। इसके साथ साथ वल्लारी, सिमलम, घुड़सवारी, तीरंदाजी, मार्शल आर्ट में वह दीक्षित नारी थी। मुथु दुगनाथ पेरिया उदय थेवर से जो उसके पति हैं उनकी मृत्यु के बाद में वो 1780 में शिवंगई यानी तमिलनाडु की एक जगह है वहाँ की वह रानी बनती है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन। एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का भारत 4 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए
अध्यक्ष बनने जा रहा है। यह पहली बार है जब भारत APPU यानी एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का अध्यक्ष बनता है। जनवरी 23 से लेकर दिसंबर 26 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। यह यूनियन भारतीय पोस्टल यूनियन या फिर हम ये भारतीय पोस्टल यूनियन के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण नेतृत्व है और इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इसका एशिया की ओर से एकमात्र यह संगठन है जो इसका सदस्य है और इसमें 32 देश है वो इसके सदस्य हैं, यानी एशिया प्रशांत पोस्टल के सदस्य हैं। एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का सदस्य देशों के बीच पोस्ट संबंधों का विस्तार और सुधार करना है, यानी एक देश से दूसरे देश में डाक के जाने और आने की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह भारतीय विज्ञान कांग्रेस का है, जिसकी स्थापना 1914 में की गई थी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस अपनी तरह का एक अनूठा आयोजन है, क्योंकि इसमें जो विज्ञान से संबंधित जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक है, शिक्षक है और शिक्षार्थी हैं, सब एक दूसरे से परिचित होते हैं। इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका आयोजन है वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन है वो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत एक संस्था है जो इसका आयोजन प्रतिवर्ष करती है। इसलिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से वैज्ञानिक जो सोच है उसका विस्तार किया जाता है और विभिन्न विद्यार्थियों को जो वैज्ञानिक शिक्षा में आगे जाना चाह रहे हैं उनको वैज्ञानिकों से परिचित भी करवाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पार्श्वनाथ की पहाड़ी और शत्रुंजय की पहाड़ी। ये दो पहाड़ियाँ हैं जो एक झारखंड और पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड और शत्रुंजय की पहाड़ी है वो गुजरात में स्थित है। ये जैन समाज के प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ पर खनन के कारण ये चर्चा में आए हैं और सरकार ने इन पर खनन है उस पर रोक लगाई है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में है और यहाँ पर जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे वो समेध शिखर के नाम से भी जानते हैं या समेध शिखर कहकर पुकारते हैं। पहाड़ी पर 23वें तीर्थंकर जो भगवान पार्श्वनाथ हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। 20 जैन तीर्थंकर इस पहाड़ी के ऊपर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए पहाड़ी के ऊपर एक तीर्थ बना हुआ है, इसीलिए ये प्रसिद्ध और पूजनीय माना जाता है। ये 2000 साल से भी पुराना है। दूसरा है वो पालीताना शत्रुंजय पहाड़ी। पालीताना शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर जिले गुजरात के अंदर स्थित है, जो प्रमुख जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की तपोभूमि भी कह सकते हैं और उन्होंने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए सरकार ने शत्रुंजय पहाड़ी जो भावनगर जिले में स्थित है और गिरिडीह जिले में स्थित पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर खनन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैन समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है सियोम नदी के ऊपर जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है उस पर एक पुल बनाया गया है जिसे हम सियोम पुल कहते हैं। इसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया है। पूछा जा सकता है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो सियोम पुल है वो अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उस पर बना हुआ बांध है। BRO ने बनाया है ताकि आवागमन और सैन्य संचालन अच्छी तरह से किया जा सके। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान प्रभावी रूप से गंगा के प्रदूषण को कम करने और उसके संरक्षण करने, गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रयास है जो 1983 से चल रहा है। अगला है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ रिवर प्रकार की परियोजना है, यानी ये नदी के पानी को रोकेगी नहीं, बहते हुए पानी पर बनाई गई योजना है जिससे 382 मेगावाट बिजली बनेगी। यह हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। पूछा जा सकता है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है। किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। कैसी परियोजना है, रन ऑफ रिवर की परियोजना है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो निगम कर से संबंधित है, यानी कॉर्पोरेट टैक्स से संबंधित है। पिछले कई सालों से कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ नहीं रहा है, अभी यह कॉर्पोरेट टैक्स बढ़कर 3% हो गए हैं कुल टैक्स का, इसलिए चर्चा में है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक और निजी उद्यमियों पर कंपनियों पर यह टैक्स लगाया जाता है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स है जो किसी भी कंपनी के शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। यह कंपनी अधिनियम 1956 में प्रदर्शित किया गया है और यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है और यह किसी भी निगम पर यानी किसी भी कंपनी के शुद्ध लाभ पर लगाया जाने वाला टैक्स है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो नोटबंदी या विमुद्रीकरण के संबंध में है, जो 8 नवंबर 2016 को
लागू की गई थी। विमुद्रीकरण का मूल उद्देश्य था जो बड़े नोट है यानी 500 और 1000 को उसको लीगल टेंडर मनी से हटाना था, ताकि इससे जो बड़ी करेंसी है उस पर रोक लगे, लोग कैशलेस की ओर ज़्यादा बढ़े और जो आतंकी घटना है उसमें मुद्रा का प्रयोग कम हो सके, इसके लिए इसको शुरू किया गया था। डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाने के में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 2019 में भारतीय चिकित्सा परिषद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर की गई थी। यानी पहले एमसीआई हुआ करती थी, अब एमसीआई की जगह एनएमसी हो गई है, यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बन गए हैं। कब से? 2019 से। किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाए गए कानून से। एनएमसी करती क्या है? ये भारत में चिकित्सा क्षेत्र के लिए नियामक संस्था है, यानी चिकित्सा क्षेत्र में जो भी नियम बनेंगे, जो भी चिकित्सा मेडिकल कॉलेज बनेंगे उनको मान्यता देने का, ऐसे सब काम इन्हीं के हैं। इस संस्था ने अभी राष्ट्रीय निकास परिषद परीक्षा का आयोजन करने के लिए सिफारिश की है, यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट NEXT नेक्स्ट की शुरुआत की है, जो क्या करेगी? एक उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सक उपलब्ध करवाने में सहायक होगी। यह स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधारने के लिए चिकित्सा और पेशेवर कैरियर जो अपनाने वाले लोग हैं उनके लिए एक मानक तय करेगी और उसके आधार पर उनका टेस्ट लेगी। यानी जो भी बच्चा MBBS कर चुका है वो इस टेस्ट को देगा और इस टेस्ट में पास होने के बाद ही वो डॉक्टर बनने के योग्य होगा। राष्ट्रीय निकास परीक्षा में क्या होगा? इससे क्या होगा? मेडिकल लाइसेंस की जो परीक्षा है वो है एक तरीके से मेडिकल स्नातकों को योग्यता का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिन छात्रों को NMC मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों या विदेशों से मेडिकल डिग्री प्राप्त की है वह सब नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाइंग करना जरूरी होगा, यानी नेक्स्ट टेस्ट है वो पास करना होगा। जो पास नहीं कर पाएगा उसको मेडिकल के लिए जो क्वालिफाई है वो नहीं माना जाएगा। इसके आते ही जो नीट PG की परीक्षा है उसका स्थान ये ले लेगी। नेक्स्ट में 2 अलग अलग परीक्षाएं होगी जिन्हें हम स्टेप कहेंगे, यानी स्टेप्स के आधार पर 2 एग्जाम होगी। तो 2 चीज़ ध्यान में रखना है। पहला, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2019 में बनता है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लेता है। इसके बाद में इसने नेक्स्ट नाम की एक परीक्षा या नेशनल एग्जिट टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, जिसका मूल उद्देश्य है वो है कि जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उसके लिए लाइसेंस के रूप में ये परीक्षा देनी जरूरी होगी। जो परीक्षा पास करेगा उसी को ही मेडिकल का सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि मेडिकल के क्षेत्र में रचनात्मक सुधार हो सके। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो प्री सीमन से संबंधित है, यानी प्री सीमन आयोग से संबंधित है। प्री सीमन से तात्पर्य देश की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी राज्य या लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। तो प्री सीमन का मेन काम है वो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करना है। प्री सीमन आयोग को बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करना होता है, यानी किसी के दबाव में नहीं है। आयोग का निर्णय है वो अंतिम होता है और इसे न ही न्यायालय में कोई चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा चुनाव करने से चुनाव में जो देरी होती रहेगी, क्योंकि मामला बार बार कोर्ट में जाता रहेगा। प्री सीमन जो आयोग है के आदेश लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखे जाते हैं, वो इसमें संशोधन नहीं कर सकते, उनको स्वीकार करना ही होता है। इस आयोग का गठन यानी प्री सीमन आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उनकी द्वारा नियुक्ति की जाती है। और भारतीय निर्वाचन आयोग है उनके सहयोग से प्री सीमन आयोग है वो अपना काम करता है। इसको शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? इसको शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 से मिलती है। जो अनुच्छेद 82 के तहत वह भारतीय संसद के संविधान के अनुसार यानी लोकसभा के लिए परिसीमन करती है, और अनुच्छेद 170 के तहत वह राज्यों के लिए विधानसभा के जो क्षेत्र है उनका परिसीमन करती है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया था। तब से लेकर अब तक 4 बार परिसीमन बैठ चुका है, 1952, 62, 72 और 2002। परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद में शुरू किया जाता है, लेकिन 2011 की जनगणना से लेकर अब तक कोई परिसीमन नहीं बैठा है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में वन स्थिति की रिपोर्ट। भारत में कुल 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जो कुल भूमि का 21.7% है। 2019 में यह 21.67 था, जिसमें थोड़ी सी वृद्धि होकर यानी 0.04% की वृद्धि को दर्शाता है। वन क्षेत्रों के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, न कि प्रतिशत के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है वो मध्य प्रदेश में है, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 4 नंबर पर उड़ीसा है और 5 नंबर पर महाराष्ट्र है। इन वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन के अंदर वो वन आते हैं जिसके अंदर कानून बनाने का या उस पर स्वामित्व का जो संपूर्ण अधिकार है
वो सरकार के पास यानी भारत सरकार और राज्य सरकार के पास होता है। स्थानीय लोगों को ऐसे वनों में घूमने, लकड़ी तोड़ने, गोंद एकत्रित करने, पत्ता एकत्रित करने का कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरा जो वन की श्रेणी है वो संरक्षित वनों में आती है। संरक्षित वन पर भी राज्य सरकार का अधिकार होता है, लेकिन इसमें कानूनन लोगों को अनुमति दी जा सकती है या उसके उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। यानी ऐसे वनों में अगर कोई गोंद या दूसरे वनोत्पाद एकत्रित होते हैं तो इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा जो आरक्षित वन या जिसको हम ग्राम वन बोलते हैं वो वन है जिसमें राज्य सरकार या किसी समुदाय या भूमि आरक्षित वन के रूप में सूचीबद्ध है, यानी इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये खुले वन होते हैं और इसमें पशुचारण और बाकी ग्रामीण लोगों का अधिकार होता है। इस प्रकार से सबसे पहले आरक्षित वन और आरक्षित वनों के बाद में 2 नंबर पर संरक्षित वन और 3 नंबर पर ग्राम वन या असुरक्षित वन आते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिला संरक्षण अधिनियम 2013 से संबंधित है। यह जो वाद है या महिला संरक्षण अधिनियम है वो 1997 में राजस्थान राज्य संघ के खिलाफ जो विशाखा मामला है उसके तहत ये चर्चा में है। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं के लिए संरक्षण करना है या कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति हो रहे दुष्प्रभाव को रोकना है और प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक निकास शिकायत समिति के गठन करने का प्रावधान किया गया है, जो महिलाओं की कोई भी यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत होगी उसकी जांच करेगा और उसके बाद में इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस जो समिति है उसको दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ दी गई है। शिकायतकर्ता से अनुरोध किए जाने पर जांच शुरू करेगा, पहले सुलह कराने की कोशिश करेगा, अगर सुलह नहीं होती है तो फिर आगे की कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 1990 के अधिनियम के तहत 92 में किया गया था, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। जयंती पटनायक महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जिसकी नियुक्ति 1992 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ललिता कुमार मंगलम भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। तो पूछा जा सकता है महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ललिता कुमार मंगलम। पहली कौन थी? जयंती पटनायक थी। क्या काम करती है? ये महिलाओं के जो उत्पीड़न होते हैं ऐसे मामले को उठाना या महिलाओं के लिए जो संवेदनशील मामला है उस पर रिपोर्ट लेती है और सरकार को सलाह देती है। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी जो सुरक्षा की है उसकी समीक्षा करती है, निवारण हेतु उपाय और सुझाव देती है। अगला जो क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है। भारत ने FAO यानी कृषि और खाद्य और कृषि जो संगठन है उससे 2018 में यह प्रस्ताव रखा था कि मोटे अनाज है उसके बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिससे क्या होगा कि खाद्य सुरक्षा और पोषण में मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। लोगों को मोटा अनाज खाने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि एनीमिया जैसी या खून की कमी की जैसी समस्या से समाधान पाया जा सके और मोटे अनाज के प्रति जो लोगों की भावना है उसको सुधारा जा सके। तो इसके साथ ही 1 से 5 जनवरी के बीच के ये सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आगे 6 जनवरी से 10 जनवरी के क्वेश्चन के लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।